राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्राइवेसी। उर्मिला जी जब रात को अपने बेटे जतिन और बहू संध्या के साथ फिल्म देखकर लौटी तो वह बहुत खुश थीं। उन्होंने दोपहर में ही अपनी बहू और बेटे की पसंद का खाना तैयार कर दिया। संडे का दिन होने की वजह से आज छुट्टी थी, तो खाना खाने के बाद वह लोग शाम को फिल्म देखने चले गए और रात का खाना वहीं से खाकर तब घर वापस आए। फिल्म बहुत अच्छी थी, तो रास्ते में तीनों इस फिल्म के बारे में बातें करते रहे। लेकिन बीच में उर्मिला जी ने महसूस किया कि संध्या कुछ उदास है, तो उन्होंने कारण जानना चाहा। तो संध्या ने कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, बस वह सर में थोड़ा सा दर्द है। अगले दिन सुबह संध्या और जतिन सुबह देर तक सोते रहे, तो उर्मिला जी ने उन्हें परेशान नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद कल फिल्म देखने की वजह से वह थक गए हैं, इसलिए ऑफिस देर से जाना होगा। यह सोचकर वह सुबह उठी और नाश्ता बनाने के बाद जल्दी से संध्या की पसंद के दही बाड़े बनाए और कुछ देर बाद वह दूध लेने के लिए बाहर कॉलोनी में चली गईं। जब वह दूध लेकर लौटी तो जतिन और संध्या के कमरे से उनकी आवाज़ आ रही थी, तो उन्हें लगा बेटे और बहू उठ गए हैं। यह सोचते हुए वह दरवाजे के पास पहुंची तो संध्या जतिन से कह रही थी, जतिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम एक बार भी अकेले कहीं घूमने नहीं जा पाते। हमारे बीच में कोई प्राइवेसी रही नहीं गई है। संध्या की बात सुनकर उर्मिला जी वहीं पर खड़ी हो गईं। तो संध्या जतिन से कह रही थी, जतिन मम्मी जी को यहाँ आए 1 साल हो गए। जब से वह यहाँ आई हैं, क्या हम कहीं पर भी अकेले घूमने गए हैं? हम जहाँ जाते हैं उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कि केवल मैं और तुम साथ चलें? कैसी बात कर रही हो संध्या? क्या तुम नहीं जानती हो कि पापा के गुजरने के बाद मम्मी कितना अकेला महसूस करने लगी थी? वह तो बिल्कुल टूट सी गई थी। अब जाकर तो वह थोड़ा सा संभली हैं और तुम ऐसी बात कर रही हो। ओ प्लीज़ जतिन, मुझे गलत मत समझो। मैं मम्मी के दुख को समझती हूँ, इसलिए तो आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। और मैं यह भी जानती हूँ कि जितना ख्याल मम्मी जी मेरा रखती हैं, उतना कोई भी सास अपनी बहू का नहीं रखती होगी और ना ही उतना प्यार करती होगी। लेकिन फिर भी तुम मुझे समझने की कोशिश करो। आखिर हमें भी तो प्राइवेसी की ज़रूरत है। तो तुम ही बताओ संध्या, मैं क्या करूँ? मम्मी कुछ ऐसा भी तो नहीं करती कि जिसमें वह बिजी रह सके। हाँ जतिन, मैं भी मम्मी जी से कितनी बार कहा है कि वह पास पड़ोस की औरतों से अपना मेल जोल बढ़ाएं, पार्क में टहलने जाया करें। कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं हमारे अपार्टमेंट में। वह उनसे मेल जोल बढ़ाती तो उनका अकेलापन भी दूर हो जाता, लेकिन वह अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहती। धीरे बोलो संध्या, मम्मी सुन लेंगी। नहीं जतिन, मम्मी दूध लेने गई हैं। उर्मिला जी दरवाजे पर खड़ी वहीं ठिठक कर रह गई। ऐसा लगा जैसे सारा घर घूम रहा हो। वह तुरंत अपने कमरे के बाथरूम में गई और नल खोल दिया ताकि उनके रोने की आवाज़ बाहर तक न आ सके। वह सोच रही थी कि संध्या जो इतने दिनों से उससे प्यार कर रही थी, क्या वह सिर्फ दिखावा कर रही थी? उसे उनसे जरा सा भी लगाव नहीं है? क्या मेरी तड़प उसे दिखाई नहीं देती? वह तो सोचती थी कि संध्या और जतिन के साथ उसका जीवन बड़े आराम से कट जाएगा, लेकिन नियति हमेशा उसके साथ अजब गजब खेल खेलती रहती थी। नवीन का उसे साथ छोड़ जाना ही उनके लिए सबसे बड़ा खेल था। जीवन भर तो नवीन अपने कामों में व्यस्त रहे। सोचा कि रिटायर होने के बाद उनके साथ अपनी जिंदगी की ढेर सारी बातें करेंगे और वक्त गुजारेंगे, लेकिन नियति ने भी एक अजब खेल खेला। रिटायरमेंट के 6 महीने बाद ही नवीन उर्मिला जी को छोड़कर चले गए, जैसे उनकी दुनिया ही छोटी हो गई। अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही जतिन और संध्या पुणे से पहुंचे। कब क्या हुआ उर्मिला जी को कुछ भी होश नहीं था। होश तो उन्हें तब आया जब सारे रिश्तेदार जा चुके थे। संध्या और जतिन उर्मिला जी को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहते थे, लेकिन वह इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उस घर में उनकी और उनके पति की 35 साल की यादें बसी थीं। और उधर जतिन अपनी माँ को लेकर फिक्रमंद रहता। उधर उर्मिला जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी, तो जतिन और संध्या के कहने पर उर्मिला जी ने
पुणे का घर बेच दिया और वह दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहाँ आने के बाद भी उर्मिला जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने बेटे और बहू के साथ वह खुश रहकर नॉर्मल हो गई। उन्हें लगा कि आगे की जिंदगी बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी गुजर जाएगी। संध्या ने कई बार उर्मिला जी से कहा कि माँ, आप इधर उधर घूमने जाया करिए, लोगों से अपना मेल जोल बढ़ाइए, लेकिन उनका कहीं आ जाने का दिल ही नहीं करता। अपनी तरफ से तो जतिन और संध्या उर्मिला जी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते, लेकिन वह दोनों भी नौकरी करते थे। सुबह जाते तो शाम को घर वापस आते। वह पूरे दिन घर में अकेले ही पड़ी रहती, तो संध्या उनके लिए तरह तरह की पत्रिकाएं ले आती ताकि पढ़कर उनका मन बहल जाए। शनिवार रविवार अक्सर जतिन और संध्या उर्मिला जी को घुमाने ले जाते। अब तो संध्या और जतिन के दोस्तों से भी उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। जब भी संध्या के दोस्त उनके घर आते तो उर्मिला जी बहुत खुश होती। उनके लिए तरह तरह के खाने की चीजें बनाती, बैठकर बातें करती। अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही थी। बेटे और बहू के साथ अब वह बहुत खुश महसूस कर रही थी, लेकिन आज संध्या की बात सुनकर उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। उनका मन फिर से खालीपन से भर गया। वह सोचने लगी कि जो कुछ उन्होंने सुना काश वह सच नहीं होता। बाथरूम में बैठे हुए सोच रही थी कि दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। सारे रिश्ते नाते सिर्फ स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हैं। अच्छा ही हुआ कि वो सब कुछ सुन लिया। उनका भ्रम टूट गया। अब वह अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनेगी। इन्हीं सब सोच विचारों में पता नहीं वह कब तक खोई रही कि तभी संध्या ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अपने होश में आकर उन्होंने तुरंत अपने हाथ से आंसू पोंछे, मुंह धोया और दरवाजा खोला तो सामने संध्या खड़ी थी। अरे मम्मी, मैं कब से आपको बुला रही हूँ, जल्दी बाहर आइए, मैंने आज आपकी पसंद का नाश्ता मंगवाया है। तभी संध्या ने जब उर्मिला जी की तरफ ध्यान से देखा तो वह बोली, मम्मी क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं। उनका मन तो कर रहा था कि वह अपना व्यवहार बिल्कुल सामान्य रखें, लेकिन वह संध्या की किसी भी बात का जवाब देने बिना ही अपने कमरे में चली गई। वह चाहती थी कि उनके बेटे और बहू को यह पता ना चले कि उन्होंने उनकी बातें सुन ली हैं, लेकिन वह क्या करती। उनका मन उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। पूरा दिन अकेलापन और अनमनी सी रही। रह रहकर उन्हें नवीन की बहुत याद आ रही थी। काश कि अगर आज वो होते तो उन्हें यूं बेटे और बहू पर आश्रित न रहना पड़ता। शाम के 7 बजने वाले थे। आज संध्या के कुछ दोस्त घर आ रहे थे, तो उर्मिला जी ने सोचा कि अगर बहू को उनके साथ फिल्म देखने में ऐतराज है तो क्या पता अगर वह उनके दोस्तों से बात करे तो यह बात भी संध्या को अच्छी ना लगे कि वह दोस्तों के साथ भी उसे कोई प्राइवेसी नहीं रखने देती। तो वह जतिन और संध्या के पास जाकर बोली, बेटा, मैं एक बगल वाली पड़ोसी के साथ घूमने जा रही हूँ, थोड़ी देर से लौटूंगी, तुम लोग खाना खा लेना। जतिन को अपनी माँ की यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। माँ, आज अचानक से कैसे? उर्मिला जी से कोई जवाब न पाकर जतिन ने कहा, माँ, थोड़ी देर में संध्या के दोस्त आ रहे हैं, अगर आप नहीं होंगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों तो हो, एंजॉय करना। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उर्मिला जी की बातें सुनकर जतिन और संध्या का चेहरा उतर गया। इतना तो वह भी समझ गए कि हो ना हो माँ ने उन दोनों की बातें सुन ली हैं, तभी आज उनका बर्ताव इतना बदला बदला है। उधर उर्मिला जी का मन भी बड़ा बेचैन हो रहा था। वह घर से निकल तो आई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, किधर बैठें। तो वह चुपचाप अकेले सड़कों पर चलती जा रही थी। वह घर से काफी दूर निकल आई तो एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गईं। घर से दूर आने की वजह से उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वह सोच रही थी कि अपने लिए कुछ न कुछ निर्णय तो लेना ही होगा, लेकिन वह अपने लिए क्या निर्णय लें। जतिन और संध्या के कहने पर वह पुणे का मकान बेच चुकी थी, जिसका खामियाजा अब उन्हें जिंदगी भर भुगतना था। तभी पीछे से उन्हें अपनी आवाज सुनाई दी। अपनी आवाज सुनकर जब वह पीछे मुड़ी
तो पैंट और कमीज पहने एक आदमी खड़ा था। उन्हें पहचानने में उन्हें देर नहीं लगी। अरे मोहन जी आप? उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मोहन जी उर्मिला के पति नवीन के दोस्त थे। शादी के बाद उनका और उनकी पत्नी का अक्सर उनके घर आना जाना लगा ही रहता था, इसलिए एक घरेलू संबंध सा बन गया था। उसे अच्छी तरीके से याद था कि मोहन जी और उनकी पत्नी कैसे उर्मिला और नवीन के हर समस्या का समाधान मिनटों में कर देते थे। लेकिन उन लोगों से मिले काफी समय हो गया था, क्योंकि मोहन जी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाने के कारण वह अपना परिवार लेकर यहाँ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन आज इतने सालों बाद उन्हें देखकर उर्मिला जी के चेहरे का रंग बदल गया। वह बहुत खुश थीं, लेकिन मोहन जी की पत्नी के स्वर्गवास के बाद उनसे संपर्क टूट गया था। अरे भाई साहब, इतने दिनों तक कहाँ थे आप? अपनेपन के अंदाज में उर्मिला जी ने उनसे पूछा। आपका तो कुछ अता पता ही नहीं। क्या बताऊं, मैं भी हालत का शिकार हो गया था। अपनी पत्नी के देहांत के बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया। किसी तरीके से जान बची। भाई साहब, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी खबर नहीं की। कैसे खबर मेरा करता? मोबाइल खो गया तो किसी का नंबर ही नहीं रहा। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। नवीन कैसा है? अब तो रिटायर हो गया होगा। कुछ देर खामोशी के बाद उर्मिला जी ने कहा, हाँ रिटायर भी हो गए और हमें छोड़कर चले भी गए। यह क्या कह रही हो? यह कब हुआ? तो उर्मिला जी ने कहा, रिटायरमेंट के 6 महीने बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वह हम सबको छोड़कर चले गए। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद बहू और बेटे की बातों के दुख से यह दुख ज्यादा बड़ा था, तो वह सब कुछ भूलकर नवीन को याद कर रोने लगी। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने कहा कि उनके मरने के बाद जतिन और संध्या मुझे अपने साथ दिल्ली ले आए। कुछ देर मोहन जी खामोश रहे, फिर कहा, और बताओ क्या दिल्ली में मन लगता है? सुबह से उमड़ रहे अपने सवालों को उन्होंने कुछ सोचकर रोक लिया। क्या कहती? इतने दिनों बाद तो मिले थे, अभी अपना रोना लेकर बैठ जाती। लेकिन उर्मिला जी की खामोशी को मोहन जी भाव गए थे। कुछ देर चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, तुम कल भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी हो। दूरियों से रिश्ते के मायने नहीं बदल जाते। तुम्हारे दिल में उमड़ रहे तूफान और यहाँ खामोशी से बैठे तुम्हारे जज्बात मुझे सब कुछ बयां कर रहे हैं। तुम जब यहाँ गुमसुम बैठी थी, मैं तब भी समझ गया था कि कुछ बात तो है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मोहन जी के अपनेपन के भाव में उर्मिला जी बह गई और उन्हें सारी समस्या बताई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, सच कहूँ उर्मिला, तो यह कोई समस्या है ही नहीं, और सच कहूँ तो यह बात होती भी नहीं अगर तुम शुरू से ही बीच का रास्ता अपनाती। कभी तुम बच्चों के साथ जाती और कभी उन्हें प्राइवेसी देती। देखो उर्मिला, हर रिश्ते में एक दूरी और एक प्राइवेसी जरूरी होती है। हर कोई आज़ादी और प्राइवेसी चाहता है। अगर तुम्हारे बहू और बेटे के मन में यह ख्याल आया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें तो तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। याद करो अपना समय, जब तुम और नवीन नई नई शादी के बाद कहीं घूमने जाते और परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे साथ हो लेते तो तुम्हें कितना बुरा लगता, याद है ना तुम्हें? यह बात तो उर्मिला जी ने हाँ में सिर हिलाया। तो मोहन जी ने कहा, देखो उर्मिला, हर उम्र की अपनी एक सोच होती है। फर्क बस यह होता है कि जब हमारी उम्र बीत जाती है तो हम उस एहसास को भी भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि कभी हमारी भी यही चाहत थी, यही उमंगें थीं। वक्त गुजरने के साथ हमारे मन में वह चाहत खत्म हो जाती है और हम अपने बच्चों की भावनाओं को न समझने की भूल कर बैठते हैं। जतिन और संध्या ने तुम्हारे हर मुश्किल में तुम्हारा बहुत साथ निभाया है। अब तुम्हारी बारी है। इन छोटी छोटी मुश्किलों से उभरने की कोशिश करो। खुद के खालीपन को उनकी आज़ादी के बीच मत आने दो। यह कहाँ की समझदारी है? हमारे बर्ताव को अब बच्चे बोझ न समझने लगे, यह हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मोहन जी की बात सुनकर उर्मिला जी को जैसे एक नई दृष्टि मिल गई। समझ में आया कि समस्या वह नहीं जो वह सोच रही थी। समस्या तो उसका गलत दृष्टिकोण है। अपनी गलती पर शर्मिंदा हो वह बोली, भाई साहब
आज आपने फिर अपनी समझदारी से मेरे घर को बिखरने से बचा लिया। रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मोहन जी ने बीच में बोला, हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपनी नौकरी, अपना घर, अपना परिवार, दूसरों के लिए सोच नहीं पाते। लेकिन अब हमारा वह समय है कि हम दूसरों के लिए काम आए। इससे पहले मैं भी इसी समस्या से गुजर रहा था, लेकिन आज देखो, मैं एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ। एक अनाथ आश्रम से जुड़ गया हूँ। सारा समय उन्हीं बच्चों की देखभाल में बीत जाता है। तुम भी कुछ ऐसा करो कि जिससे यह जीवन दूसरों के भी काम आए। मोहन जी की बात सुनकर उर्मिला जी की आंखें खुल गईं। सुबह से जिस तनाव में गुजर रही थी, जैसे उनके दिल से एक बहुत बोझ हल्का हो गया। अच्छा भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। एक नए दृष्टिकोण के साथ उर्मिला जी वापस अपने घर चली गईं। जिस कश्मोकश में वह घर से बाहर निकली थी, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। जीने का एक नया सहारा मिल गया। एक नई दृष्टिकोण से कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। वह सोच रही थी कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और शायद परेशान भी होंगे, लेकिन उनके मन में जीने की एक नई उमंग थी। आज घर पहुंचकर बहुत खुश थीं। अब वह किसी की प्राइवेसी के बीच नहीं आएंगी, बल्कि बेटे और बहू के साथ मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।